to all of you. Welcome to the Upcrew CSC Academy. इकोनॉमी के सेक्शन में पिछला क्लास जो मेरा रहा है उसमें मैंने इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया यानी कि भारत में आर्थिक नियोजन का जो चैप्टर है हमारा, उसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और अब आज का जो हमारा सेक्शन है वो इसी का दूसरा भाग है, जिसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं, आर्थिक नियोजन की सफलता, उनकी सीमाएं, इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी फर्दर डिले के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि मैं बात करूंगी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर कि क्या रही हैं पंचवर्षीय योजनाएं, कितनी योजनाएं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनी हैं, जो कि बनाया है किसने, योजना आयोग ने। ठीक है, योजना आयोग ने बनाया है। तो देखते हैं हमारा पहला पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो यह 1991 से 1956, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1951 होना चाहिए, 1991 लिखा है। तो 1951 से 1956 के मध्य हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा और यह योजना हेरॉड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। अब आप कहेंगे ये हेरॉड डोमर समृद्धि मॉडल क्या है, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं एक क्लास प्रॉपर लूँगी जिसमें मैं सारे जो इकोनॉमी में जितने भी मॉडल हैं, जैसे कि हेरॉड डोमर समृद्धि मॉडल हो गया, पीसी महालनोबिस मॉडल हो गया, गिरनार्ड मॉडल हो गया, इन सभी के ऊपर एक पूरा क्लास रहेगा जिसमें सारे इकोनॉमिक जितने भी मॉडल हैं उन सभी के ऊपर चर्चा रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर जान लीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरॉड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। ठीक है, और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। क्योंकि आज़ादी के बाद का टाइम था और उस टाइम कृषि की हालत बहुत ख़राब थी, इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, इन्हेंस किया जाए, ताकि जो हमारे देश में खाद्य संकट थी, भुखमरी की जो समस्याएं आ रही थी, उनका समाधान किया जा सके। इसमें यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में आधारभूत अवसंरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन व संचार सुविधाएं, सिंचाई, जल, विद्युत के विकास पर भी बल दिया गया, यानी कि कुछ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देने की इसमें योजना बनाई गई थी। भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास करना इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य रहा है। यानी कि आपको मैंने बताया था भूमि सुधार का, जब मैंने क्लास लिया था इसी के पहले, तो मैंने आपसे बताया था कि कृषि क्षेत्र हमारे देश का बहुत उस समय में सबसे बड़ा, इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान था कृषि क्षेत्र का, इसीलिए उसको सही करना उनका प्रथम दायित्व बनता है। इसीलिए भूमि सुधार का कॉन्सेप्ट आया। इसी के मद्देनज़र कृषि क्षेत्र में भी विकास करना इस योजना का लक्ष्य बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम अपने दूसरे पंचवर्षीय योजना के ऊपर, जो कि 1956 से 1961 तक, यानी कि 5 वर्ष 1956 से 1961 तक के बीच में ये जारी रहा। अगर हम देखें इसके कुछ पॉइंट्स को, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। हालांकि भारत जो था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था, लेकिन फिर भी जो उसका झुकाव था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा था। ठीक है, तत्कालीन समय में इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। और उद्योग कैसे? भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योगों के विकास पर इसमें बल दिया गया। इसमें ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया। एनर्जी और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ों को विस्तारित करने की इस पर बात की गई थी। फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि अगर उद्योगों की स्थापना होगी तो रोजगार भी जनरेट होंगे ही, तो ऐसा ही उद्देश्य यहाँ पर रखा गया था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ठीक है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर में भी लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ईयर आप याद रखिएगा 1956 से 1961। साथ ही हम देखें तो चितरंजन लोकोमोटिव्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इसी योजना काल के दौरान इनकी स्थापना की गई थी।
ठीक है, तो आई होप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भी बेसिक पॉइंट्स थे उनको आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने तीसरे पंचवर्षीय योजना के ऊपर, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि है 1961 से 1966 की। और इस योजना की अगर हम बात करें तो ये जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं पीसी महालनोबिस मॉडल से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? जी सैंडी और उसके बाद सुखमय चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इस योजना का जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इकॉनमी में जो डिपेंडेंसी थी हमारी अन्य देशों से, उसको कम करना इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि भारत चीन युद्ध जो हुआ 1962 में और उसी के बाद भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, जिसके वजह से क्या हुआ कि युद्ध जब होता है तो काफ़ी सारी लॉसेस होती हैं, आप जानते ही हैं। तो 1965 और 66 के दौरान भारत में भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरीके से असफल रही, क्योंकि भुखमरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुई। एक तो चीन से युद्ध हुआ 62 में, फिर 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर 65-66 के दौरान क्या हुआ, बारिश न होने की वजह से भीषण सूखा पड़ गया। इस वजह से क्या हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना भी जो रही वो क्या रही, असफल रही। और इस योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो कहाँ है, झारखंड में है, जहाँ पर बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की क्या की गई, स्थापना की गई। एक ये यहाँ पर अचीवमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये योजना असफल रही, तो बीच में आता है योजना अवकाश। ठीक है, 1966, यहाँ पे ईयर आप देखिए 1961 से 1966 रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल। अब आता है योजना अवकाश 1966 से 1969। ठीक है, इस दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, किसी भी प्रकार का 5 ईयर प्लान इस दौरान में नहीं बनाया गया था। ठीक है, योजना अवकाश चला कितने वर्ष तक, 3 वर्षों तक। और इस दौरान क्या किए गए, एक एक वर्ष के लिए 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और 1966-67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया। ठीक है, इसी के बीच आप देखिए 66-67 में नई कृषि नीति अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरकों का प्रयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की क्या की गई, शुरुआत की गई। ये इसी के बीच हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश के समय में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कब आया, 1969 से 1974 में। 3 वर्षों तक का योजना अवकाश यहाँ पर रहा। उसके बाद हमारा आया चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के लिए। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये सारे मॉडल्स मैं आप लोग को अलग क्लास में पढ़ाऊंगी, यहाँ पर आप बस इनको समझ लीजिए कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि इकोनॉमी में अधिक से अधिक आर्थिक डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमिक विकास किया जाए और आत्मनिर्भर बना जाए, ऐसा इस योजना का उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी लागू किया गया था। ये टाइम आप देख सकते हैं किसका है, ये टाइम आप देख सकते हैं किसका है। तो इस समय क्या किया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिसमें समाज में आर्थिक समानता तथा न्याय की स्थापना करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति जो भी आप कहिए, वो इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, किसमें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक के लिए रहा। इस योजना में गरीबी उन्मूलन प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, गरीबी उन्मूलन इस योजना के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा न्यायपूर्ण श्रम नीति के विकास को क्या दिया गया, महत्व दिया गया। इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन पर बल दिया गया और आयात प्रतिस्थापन
यानी कि इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। निर्यात को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, और आयात को डिक्रीज़ किया जाए, ऐसा इस योजना में लक्ष्य रखा गया। इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए थे। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना के समय क्रियान्वित किए गए थे। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था इसी योजना के दौरान, और साथ ही साथ आपने सुना होगा काम के बदले अनाज और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी योजना यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट हम आते हैं अनवरत योजना। अब यहाँ पर सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आई, तो वर्ष 1978 से 1980 तक क्या रही, अनवरत योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान। अनवरत योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि रोलिंग पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व 1977 में ही ख़त्म कर दिया। आप यहाँ पर देखिए, ये 1974 से 1979 तक का रहा था ना, तो इसको क्या किया गया, 1977 से 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। हमारे देश का वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, तो 1978 यानी कि 31 मार्च 1978 को ही क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1970 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2 ही वर्षों में अनवरत योजना का प्रतिपादन गिरनार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। ठीक है, यानी ये जो रोलिंग प्लान है इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो गिरनार मिर्डल के द्वारा इनकी जो बुक रही है एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता की समाप्ति की गई थी और शराबबंदी तथा पीडीएस सिस्टम का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की इसमें शुरुआत की गई थी अनवरत योजना के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 2 वर्षों तक रही थी। हालांकि इसे बनाया गया था 5 वर्षों के लिए 1983 तक के लिए, लेकिन 1980 में फिर से सरकार बदली और फिर सरकार ने इसको 2 ही वर्षों में समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1980 से 1985 तक के लिए। ठीक है, और यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। ठीक है, गरीबी को हटाना और रोजगार में वृद्धि करना। इस योजना में आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो अर्थव्यवस्था का जो दर है, वृद्धि दर, उसको इन्हेंस करना, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग और उत्पादन को बढ़ाने पर इसमें बल दिया गया। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, विकास के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना और विकास की गति और तकनीकी लाभ के प्रसार में क्षेत्रीय असमानता में कमी लाना, घरेलू ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास तथा ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा के कार्यकुशल प्रयोग पर बल देना इस योजना के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया गया था, आधुनिकीकरण हो और विकास के काफ़ी सारे लक्ष्यों को यहाँ पर प्राप्त करने की बात की जाती है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के लाभ और उसका प्रसार की भी बात की जाती है और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का भी यहाँ पर बात किया जाता है। किसके अंतर्गत, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। ठीक है, 5 वर्षों के लिए ये रही। 1985 में छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है और 1985 में से 1990 में हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू होती है, जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल। ये सभी क्या थे, 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। कृषि में जो भी कमियां थी ताकि उनको कम करके खाद्यान्न उत्पादन में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए, इनहेंस किया जाए। नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से योजना अवकाश आता है और 1990 से 1992 2 वर्षों के लिए राजनीतिक अस्थिरता इस टाइम काफ़ी आई थी। आपने देखा होगा कि भारत में एक बार ऐसा हुआ कि 2-2 3-3 महीने के लिए भी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन रहे थे। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता
एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। और ये एक वर्षीय योजना कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के लिए। ठीक है, तो ये एक वर्ष के लिए क्या बनाई गई थी? योजना आकाश में एक वार्षिक योजना बनाई गई थी। 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए। इन आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया। इसी टाइम हमारे यहाँ पर क्या आया था? एलपीजी रिफॉर्म, लीगलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म आए थे हमारे देश के अंतर्गत, क्योंकि सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1992 से 1997 के समय में क्या रहा? प्रचलित रहा। 1992 से 1997 के समय में ये क्या रहा? जारी रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर सर्वांगीण मानव विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वांगीण मानव विकास के ऊपर बल दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा को भी सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। यानी कि इसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 15 से 35 वर्ष तक के जो उम्र के लोग हैं वो क्या हो? निरक्षर न हो, साक्षर हो, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट, सभी गांव तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान कराना भी इसका लक्ष्य रहा है। इस योजना में आधिकारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मैला ढोने की जो प्रथा थी उसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से वर्ष 2002 के लिए। वर्ष 1997 से वर्ष 2002 तक ये चला। कौन सा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया। यानी कि इस योजना में सामाजिक विकास और न्यायपूर्ण वितरण की बात की गई थी। इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। इसमें जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। ठीक है, समाज में अगर गरीबी कम रहेगी और स्वास्थ्य की सुविधाएं सही से अगर स्थापित रहेंगी तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगी। और साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और स्वयं सेवी वर्गों जैसे भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना भी इसका लक्ष्य था। क्योंकि गाँव का विकास करना है तो पंचायती जो व्यवस्था है उसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि वर्ष 2002 से 2007 तक चली। इस योजना में सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई, जिसमें शहर आधारित संरचना जैसे दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को ज़्यादा अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? पीपीपी मॉडल आप एक तरीके से देख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि निजी क्षेत्रों की भूमिका को भी यहाँ पर बढ़ाया जाने लगा। इसमें ग्राम आधारित संरचना एवं सड़क विकास इत्यादि के लिए सरकार की भूमिका को निर्धारित किया गया। यानी दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह ये सभी निजी क्षेत्र को समर्पित किए गए। और ग्राम आधारित संरचना, सड़क विकास इत्यादि के लिए क्या किया गया? गाँव को यानी सरकार को ये भूमिका दी गई थी। ठीक है, पब्लिक यानी कि सरकार को दिया गया। इस योजना में आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसके अंतर्गत मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति को लचीला बनाने पर बल दिया गया। नेक्स्ट आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि वर्ष 2007 से 2012 तक के लिए कार्यरत रही। इस योजना का उद्देश्य था विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो तेजी से हो ताकि समावेशी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई थी। इन सभी योजनाओं को जब हम कृषि क्षेत्र पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर जब हमारा क्लास रहेगा तो हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी कब स्टार्ट की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस योजना में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं तक गरीबों की पहुंच सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया था, ताकि गरीब भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017 तक के लिए ये कार्यरत रही, लेकिन ये बीच में ये भी रोक दिया गया। क्यों? इसको हम जानेंगे।
इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी लक्ष्यों को प्राप्त करना था। यानी कि इस योजना में अब क्या किया गया कि एक तो आप बहुत तेज़ी से धारणीय विकास करिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, और समावेशी विकास, जो भी क्या हो, अधिक समावेशी विकास हो। ठीक है, विकास ऐसा कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब कि आप किसी भी संसाधनों का यूज इस प्रकार से करिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी वो एज इट इज़ बनी रहे। ठीक है, तो तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास लक्ष्य को इसमें प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। इसमें जीडीपी को 8%, कृषि क्षेत्र में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर प्राप्त करना का लक्ष्य रखा गया। कि जीडीपी में कितना प्रतिशत, 8% की वृद्धि की जाए, कृषि क्षेत्र में 4% की, और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि की जाए, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ववर्ती आंकड़ों की तुलना में प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% की कमी करना, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए अवसरों का सृजन करना तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाण पत्र प्रदान कराना भी इसका लक्ष्य था। अर्थात हम देखें तो गरीबी में 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया, और साथ ही साथ गैर कृषि यानी कृषि से इतर 50 मिलियन नए रोजगार का सृजन करने की बात की गई थी, और साथ ही साथ उनको प्रमाण पत्र देने की भी बात की गई थी, इतनी ही संख्या में 50 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में इसके अंत तक यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष करना, अर्थव्यवस्था में कौशल आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक उम्र के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों का सृजन कर उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, यानी कि हायर एजुकेशन में भी डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है, तथा विद्यालय पंजीकरण में लैंगिक तथा सामाजिक असमानताओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दूर करना था। विद्यालय में जो लैंगिक यानी कि जो लड़के लड़की में असमानता, SC ST में असमानता, मतलब ऊंच नीच की जो भावना है, विद्यालयों से इन चीज़ों को हटाने की यहाँ पर बात की गई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवजात शिशु दर को घटाकर 25, यानी कि प्रति 1000 नवजात शिशुओं में से 25 मतलब उनको करना कि जो मृत्यु होती है नवजात शिशुओं की, मृत्यु का जो दर है उसको प्रति 1000 में 25 लाना। ठीक है, तथा मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी माता अगर बच्चों को जन्म देती है तो 1000 में से कोशिश किया जाए कि केवल एक ही माता की मृत्यु हो, ऐसा यहाँ पर बात की जा रही कि मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना। तब बाल लिंगानुपात 0 से 6 को सुधार कर 950 तक लाना, यानी कि बेटा बेटी का जो लिंगानुपात का होता है कि 1000 बच्चों में 950 कम से कम बच्चियां हो, जिनका उम्र 0 से 6 वर्ष तक के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ जो पैदा होते हैं वहाँ से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों की बात की जा रही है, जो प्रति 1000 पर 950 हों। ठीक है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% करना, यानी जनसंख्या नियंत्रण की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट, अवसंरचना में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी उत्पाद के 9% तक लाना, यानी कि जो भी हमारे यहाँ बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है, जैसे सड़क का निर्माण, बंदरगाह, सिंचाई, ये सारी चीज़ें जो है अवसंरचनाएं हैं जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है इसको जीडीपी के 9% तक लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर सकल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 130 मिलियन हेक्टेयर तक लाना, ऐसा इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, सभी गाँव को 12मासी सड़कों से जोड़ना, यानी जो गाँव में आवाजाही की जो दिक्कतें हैं इनको समाप्त करने की बात की जा रही थी। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को न्यूनतम 2 लेन के मानदंड पर लाना, यानी 1 लेन का मार्ग न हो करके 2 लेन का हो, एक तरफ से गाड़ी आए और एक तरफ से गाड़ी जाए, ऐसा। ठीक है, अब तो खैर ये और ज़्यादा बढ़ने लगा, लेकिन उस समय की ये तत्कालीन योजनाओं का लक्ष्य रहा है। पूर्वी तथा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करना, इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया। हरित क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 300 मेगावाट की वृद्धि करना, योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवार तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, बैंक खाते से जुड़े आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके योजना के अंत तक मुख्य सब्सिडी और कल्याण संबंधी लाभकारी भुगतानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण DPT के रूप में कार्यान्वित कराना, इस योजना के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक 12वीं पंचवर्षीय योजना भी समाप्त होता है। काफ़ी सारी योजनाओं को यहाँ पर रखा गया था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना को
जल्द ही समाप्त कर दिया गया। इसका रीज़न ये था कि योजना आयोग 2015 से हटा करके नीति आयोग ले आया गया था, जिस वजह से क्या किया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना को भी उसी समय क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का कार्यकारी एजेंडा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 1991 के पूर्व तथा पश्चात भारत में नियोजन का बदलता स्वरूप। 1991 से पूर्व की हमारे देश की आर्थिक नीतियाँ कैसी थी और 1991 के बाद की आर्थिक नीतियाँ कैसी हैं, इनको हम देखें तो 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता थी, यानी कि सरकार पर निर्भरता ज़्यादा थी। और 1991 के बाद जब LPG आया तो सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता को बहुत कम कर दिया गया। निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास था 1991 से पूर्व और बाद में निजी क्षेत्र के तीव्र विकास पर बल दिया गया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो छोटे पैमाने के उद्योगों का संरक्षण तथा बड़े पैमानों के उद्योगों का नियमन 1991 के पूर्व की आर्थिक नीतियाँ थी। और 1991 के बाद छोटे, लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं बड़े उद्योगों अर्थात सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने तथा नियमन करना 1991 के बाद की आर्थिक नीतियाँ रही थीं। 1991 के पूर्व नेक्स्ट अगर हम देखें तो सामरिक महत्व के भारी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत विकसित करना, यानी कि भारी उद्योगों का विकास भी सरकार के अंतर्गत था, लेकिन 1991 के बाद सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश एवं निजीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी सरकारी उद्यम हैं उनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए, निजीकरण उनका कर दिया जाए। ठीक है। 1991 से पूर्व नेक्स्ट पॉइंट में विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण था, यानी कि जो हमारा जो कंट्री था वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता था वैश्विक स्तर पर, लेकिन उसके बाद से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध था 1991 से पूर्व कि आप विदेशी कैपिटल को नहीं अपने यहाँ पर जनरेट कर सकते, लेकिन उसके बाद विदेशी पूंजी निवेश को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। फिर केंद्रीकृत नियोजन था, उसके बाद विकेंद्रीकृत कर दिया गया। फिर आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित था, फिर अब क्या हुआ, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन पर बल दिया गया था। पहले तो ये था कि हाँ ठीक है, आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित था कि आयात ज़्यादा से कम हो, लेकिन अब क्या किया गया कि आयात प्रतिस्थापन तो रहेगा ही, लेकिन निर्यात का संवर्धन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट हम आते हैं भारत में नियोजन की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। तो पहले तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि औसतन 5% की रही है। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है वह औसतन 5% तक की रही है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 2.1% निर्धारित था, जबकि वास्तव में 4.6% की वृद्धि हुई। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8.2% की वृद्धि हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 8% की वृद्धि दर रखी गई थी। तो नियोजन की एक उपलब्धि ये रही कि नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। 1951 से 2016 तक की अवधि के दौरान की स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम में लगातार वृद्धि हुई है, जो कि लगभग 30% प्रति वर्ष रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। पूंजी निर्माण की दर बचत तथा निवेश की दर पर निर्भर करती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि जितना ज़्यादा आपका बचत होगा उतनी ज़्यादा आपकी कैपिटल क्या करेगी, जनरेट होगी, और उतना ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है। वर्ष 1950-51 तथा 1950 से 51 तथा 2013 से 14 के बीच पूंजी निर्माण की दर में काफ़ी वृद्धि हुई और यह बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई थी। नेक्स्ट कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन की यहाँ पर बात की जा रही है कि और कौन कौन सा परिवर्तन आया परंपरागत और तकनीकी क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत। इस दौरान कृषि क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों के कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि उत्पादन में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन के विकास की दर औसतन 2.8% तक रही। यानी कि कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। नेक्स्ट इसका क्या उपलब्धि रही है, उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण। योजनाओं के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर लगभग 7% प्रति वर्ष रही। ठीक है। इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोडक्शन रहा है उसमें लगातार 7% की वृद्धि दर हर वर्ष रही है। और नेक्स्ट बुनियादी आर्थिक ढांचे का विकास, यानी सड़क, यातायात, संचार के साधन, सिंचाई सुविधा, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, बीमा, रेलवे इत्यादि में क्या हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ये सब हम लोग देख ही सकते हैं तब में और अब में क्या डिफरेंस है।
सामाजिक आधारित संरचना का विकास, योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का काफ़ी विकास हुआ, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी हुई, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध एवं अनुसंधान आदि की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके लाभ रहे हैं। अब हम आते हैं इसके सीमाएं यानी असफलताएं के ऊपर कि नियोजन से क्या असफलताएं हुई। एक तो देखिए दयनीय निर्धनता, ये कैसे, नियोजन का केंद्रीय विषय निर्धनता का उन्मूलन था, किंतु भारत की जनसंख्या का 21.9% भाग अभी भी निर्धनता यानी गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, विश्व के लगभग 50% नितांत रूप से जो निर्धन है वो भारत में ही रह रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि बेरोजगारी की समस्या। नेक्स्ट जो हमारी असफलता रही है वो है बेरोजगारी की समस्या। योजनाओं के दौरान अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या में कमी नहीं हुई एवं व्यापक स्तर पर शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या विद्यमान रही। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है एक तो गरीबी जो रहे वो ऐसी की वैसी बनी रही और अब भी गरीबी की संख्या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बेरोजगारी भी बढ़ी, लोग शिक्षित हुए लेकिन अब क्या है, शिक्षा होने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिले, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ी और अल्प रोजगार यानी कि छोटे मोटे रोजगार करने का जिसका कोई स्थायित्व न हो, ऐसे रोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ी। एक तो ये, दूसरा अपूर्ण आधारित संरचना यानी कि भारत में आज भी आधारित संरचना जैसे बिजली, सड़क, बांध, पुल, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेलवे, बंदरगाह का विकास अपर्याप्त है, यानी कि कहीं पे बन रहे हैं, बनाते हुए छोड़ दिए गए हैं, कहीं पर हुआ ही नहीं है, यानी कि सही से अवसंरचनाओं का भी सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट, पक्षपात वितरण, आर्थिक और सामाजिक समानता नियोजन के प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किए गए थे, जो कि मैंने बताया है काफ़ी लक्ष्यों में ये चीज़ निर्धारित की गई कि सामाजिक समानता को स्थापित करना है, किंतु विडंबना यह है कि नियोजन की अवधि के दौरान भी समानता की समस्या बद से बदतर होती गई है और आज भी देखें तो असमानता देश में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है, समानता की स्थिति कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है। नेक्स्ट आता है निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या हुई, लोगों की वास्तविक आय में काफ़ी घटोत्तरी हुई, जिसके कारण धनी तथा निर्धन के बीच आर्थिक विभाजन का अंतर बढ़ना गया, जिसको हम कहते हैं ना गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो निरंतर क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, कम होने की जगह पर ये बढ़ती जा रही है। अब पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति कब हुई, जैसा हमने कहा कि पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं बनती हैं, अब कार्यकारी एजेंडे के तौर पर नीति आयोग योजना बनाती हैं। तो पहले क्या हुआ, 16वां जो हमारा लोकसभा चुनाव था तो केंद्र में जब नई सरकार बनी, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की गवर्नमेंट जो कि वर्तमान में है भाजपा की सरकार, इसने क्या किया, योजना आयोग को समाप्त करने के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर सरकार ने 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा प्रस्तुत किया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको इन चीज़ों के ऊपर बताया था और इस प्रकार से हमारा ये क्लास यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है, जिसमें हमने सभी पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया, यहाँ पर देखा। 12 पंचवर्षीय योजना बने हैं और 12 को हमने देखा, कब कब योजना अवकाश रहा, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी और उसके बाद क्या उनकी सफलता रही है, क्या असफलता रही है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। और 1991 से पूर्व भारत की क्या स्थिति रही है इकोनॉमी के मामले में और उसके बाद की क्या रही है, ये भी हमने समझा। तो इस प्रकार से हमने आर्थिक नियोजन का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हमने समाप्त कर दिया है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का सेक्शन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।